सौर अवसर शायद हो चुका था। यस सर। हो गया था? क्या हुआ सर बता दीजिए हमको। लास्ट स्टेटमेंट में पढ़ लीजिए जब पैसे ज्वाइन। इसी कारण पृथ्वी द्वारा प्राप्त वार्षिक सूर्यातप 3 जनवरी को 4 जुलाई की अपेक्षा 7% अधिक प्राप्त होता है। और ये आपने लिखा है 4 जुलाई को भी प्राप्त होता है। वो क्या क्या आपका अपसौर हो गया ना। 4 जुलाई को क्या होगा अपसौर, सबसे ज्यादा दूरी पे होता है। और 3 जनवरी को उपसौर होता है जो कि सबसे नजदीक होता है ना। और लगभग कितने प्रतिशत अधिक सूर्यातप प्राप्त होता है? 7% होता है। इसको और किस नाम से जानते हो उपसौर को? और चलिए इतना हो चुका था होगा। है सेशन में क्या पढ़ेगा? फिर से पढ़ेगा। इसी कारण पृथ्वी द्वारा प्राप्त वार्षिक सूर्यातप 3 जनवरी को 4 जुलाई की अपेक्षा 7% अधिक प्राप्त होता है। फिर भी सूर्यातप की भिन्नता का यह प्रभाव दूसरे कारकों जैसे स्थल एवं समुद्र का वितरण तथा वायुमंडल परिसंचरण के द्वारा कम हो जाता है। यही कारण है कि सूर्यातप की यह भिन्नता पृथ्वी की सतह पर होने वाले प्रतिदिन के मौसम परिवर्तन पर अधिक प्रभाव नहीं डाल पाती है। पृथ्वी का उष्मा हो जाएगा। ये कर लीजिए पृथ्वी का उष्मा हो जाएगा। एक तो आप जानते हैं कि पृथ्वी जो है ना तो उष्मा लेती है ना ही उष्मा देती है ना। सूर्य से आने वाला प्रकाश है पृथ्वी ना तो अवशोषित करती है ना ही उत्सर्जित करती है। इसका जो वायुमंडल है वो बिल्कुल अपना टेम्परेचर मेन बनाए रहता है। अगर ना होता तो दिन प्रतिदिन जो होता है हमारा तापमान बढ़ता रहता। क्या दिन प्रतिदिन हमारा तापमान बढ़ता है? क्या हमारा तापमान बढ़ता उस आधार पर है कि जब उत्तरायण और दक्षिणायन ये सब हमको एहसास होता है घट और बढ़ रहा है। बट हमें ये नहीं लगता है कि टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है क्योंकि सूर्य तो रोज निकलते हैं, रोज उष्मा देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि पृथ्वी ना तो उष्मा लेती है और ना ही अपनी उष्मा रिलीज करती है, रिफ्लेक्ट करती है। रिलीज करने का मतलब खत्म करती है। तो जो तापमान है वो बिल्कुल एज इट इज बना रहता है। हमारे वायुमंडल का तापमान जो है वो बना रहता है। अब इसमें क्या है कि कुछ गर्म गैसें हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ये ग्रीन हाउस प्रभाव बनाती जा रही है। तो उस कारण से ग्लोबल वार्मिंग यानी कि पूरे औसत वायुमंडल का तापमान थोड़ा बढ़ रहा है। बट आपको अभी आया यहाँ पर यही समझना है उसको बदल में कि जो सूर्य से आता है प्रकाश और फिर वो टोटल एक तरह से 100% आता है, 100% रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है।
कुल मिला के बात यही है, सूरज आते हैं और सूरज चले जाते हैं, रिफ्लेक्ट करके चले जाते हैं। अब उसका क्या आंशिक वायुमंडल में प्रभाव डालते हैं, बट पृथ्वी जो है उनसे ऊष्मा ना तो लेती है ना ही अपनी ऊष्मा देती है। ठीक है, वायुमंडल में सूर्य तप आता है और कैसे आता है और कितना मिलता है, किस किस भाग में कहाँ से रिफ्लेक्ट होता है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, और यही आपके लिए आज का विषय है। चलिए थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, फिर मैं एक बात को आपको स्पष्ट रूप से बताता हूँ। थोड़ा सा तथ्य लिख लीजिए तब मजा आएगा। पृथ्वी ऊष्मा का ना तो संचय करती है ना ही ह्रास करती है। पृथ्वी ऊष्मा का ना तो संचय करती है ना ही ह्रास करती है। अभी मैंने आपसे कहा यह अपने तापमान को स्थिर रखती है, यह अपने तापमान को स्थिर रखती है, लीजिए अपने तापमान को स्थिर रखती है। ऐसा तभी संभव है जब सूर्य विकिरण द्वारा, ऐसा तभी संभव है जब सूर्य विकिरण द्वारा सूर्यातप के रूप में, ऐसा तभी संभव है जब सूर्य विकिरण द्वारा सूर्यातप के रूप में प्राप्त ऊष्मा, जब सूर्य विकिरण द्वारा सूर्यातप के रूप में प्राप्त ऊष्मा एवं पार्थिव विकिरण द्वारा, पार्थिव विकिरण द्वारा अंतरिक्ष में संचरित ताप पर बराबर हो, बराबर हो, पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। मतलब यह है कि यह तभी हो सकता है, सूर्यातप के बारे में आपने देखा कि पृथ्वी के बारे में देखा है ना तो ये ऊष्मा ग्रहण करता है और ना तो ऊष्मा रिफ्लेक्ट करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई जो आता है कहीं कहीं से वापस चला जाता है, यही हुआ इसका मतलब, रिफ्लेक्शन हुआ। नहीं तो अगर आएगा कोई, अगर ग्रहण करेगा तो फिर उसको प्राप्त हो जाएगा, तो बढ़ जाएगा तापमान। इसका मतलब यही हुआ कि ना तो वो अपना निकालती है ऊष्मा ना ही ऊष्मा ग्रहण करती है। इसका मतलब है कि वो रिफ्लेक्ट होता ही होगा। अब रिफ्लेक्शन कैसे कैसे होता है, किन किन माध्यमों से होता है, यही आज का विषय है। आज यही जानना है हमको कि कितने कितनी मात्रा में आता है और कौन कौन ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिन ऑब्जेक्ट्स के माध्यम से वो रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तो एक एक बार चरणबद्ध तरीके से देखिए, फिर भी आपके आसपास समझा करके लिखिए बेटा। सूर्य से जितनी ऊर्जा विकिरण होता है, सूर्य से जितनी ऊर्जा विकिरण होती है, सूर्य से जितनी ऊर्जा विकिरण होती है उसका कुछ भाग ही पृथ्वी को प्राप्त होता है। सूर्य से जितनी ऊर्जा विकिरण होती है उसका कुछ भाग ही पृथ्वी को प्राप्त होता है या हो पाता है, क्योंकि वायुमंडल द्वारा प्रकीर्णन का परावर्तन, प्रकीर्णन का परावर्तन तथा अवशोषण के कारण कुछ भाग शून्य में लौटा दिया जाता है, तथा कुछ भाग वायुमंडल में बिखेर दिए जाते हैं या दिया जाता है। कुछ भाग वायुमंडल में बिखेर दिया जाता है। सूर्य से विकिरण ऊर्जा का 35% भाग मौलिक रूप से, एक स्टेप यहाँ से इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। सूर्य से विकिरण ऊर्जा का 35% भाग मौलिक रूप से
सूर्य लिक्विड ऊर्जा का 35% भाग मौलिक रूप से शून्य में वापस लौटा दिया जाता है। ऊर्जा का 35% भाग वापस लौटा दिया जाता है। लिक्विड ऊर्जा का 35% भाग लिक्विड ऊर्जा का 35% भाग मौलिक रूप से शून्य में लौटा दिया जाता है। इसमें अब ये 35% में से आप लिख रहे हैं, 35% का जो भाग है उसके बारे में लिख रहे हैं। इसमें 6% वायुमंडल के प्रकीर्णन द्वारा, 6% भाग इसका अध्ययन कर रहे हैं आप लोग, इसका, ठीक है, 6% भाग इसका 6% भाग यानी 35 का अब बता रहा है कौन कौन से ऑब्जेक्ट के माध्यम से ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इसमें से 6% वायुमंडल के प्रकीर्णन द्वारा, 6% वायुमंडल के प्रकीर्णन द्वारा, 27% वायुमंडल में स्थित बादलों के परावर्तन द्वारा, 27% बादलों के परावर्तन द्वारा, ठीक है, बादलों के परावर्तन द्वारा 2% भाग या तथा लगा के भी कर सकते हैं, तथा 2% भाग पृथ्वी के सतह के परावर्तन द्वारा, 2% भाग पृथ्वी के सतह के परावर्तन द्वारा, बादलों के परावर्तन द्वारा 27%, बादलों के परावर्तन द्वारा, पृथ्वी के सतह के परावर्तन द्वारा और वायुमंडल के परावर्तन। तो इस तरह से अगर देखते हैं तो कितना हो जाएगा, 35। देखिए हो गया आपका परावर्तन। विकिरण ऊर्जा का, अगर सूर्य की विकिरण ऊर्जा का 35% का हिस्सा हो गया, ठीक है। ऐसे अब आएगी सूर्य की ऊष्मा जो होगी, सूर्य की ऊष्मा है यह 100% भाग नहीं मिलेगी सूर्य की ऊष्मा का। अब एक हिस्सा आपका आ गया ये परावर्तन जो कि 35% हिस्सा है। 35 का क्लासिफिकेशन आप ले लीजिए, बाकी शेष का आप देखते जाएंगे। और इसमें से घट गया 35 तो बचा कितना, 65%, ठीक है, कितना 65 बचा ना। तो 35 का ये हिसाब किताब हुआ जो सूर्य से आया, जो सूर्य से आया ये 35% भाग विकिरण ऊर्जा के रूप में वायुमंडल में वापस चला जाता है। 6% वायुमंडल के प्रकीर्णन द्वारा, वायुमंडल में जब होता है तो वायुमंडल परावर्तित कर देता है, ठीक है। उसके बाद जो उसमें ऑब्जेक्ट्स बादल हैं, बादलों के द्वारा जो है परावर्तन किससे 27% जो है सूर्य की किरणें वापस हो जाती है। 2% पृथ्वी की सतह जो भी सरफेस है, जैसे बर्फ है, बालू है, रेगिस्तान है, पहाड़ है, जो भी हिस्सा है उस पर आकर के 2% हिस्सा रिफ्लेक्ट, तो कुल हुआ 35% हिस्सा परावर्तन के द्वारा वापस प्रकीर्णन के द्वारा, ठीक है। चलिए वापस लौटा दिया जाता है। इस प्रकार इस 35% भाग का, इस प्रकार इस 35% भाग का वायुमंडल तथा पृथ्वी को गर्म करने में, 35% भाग का वायुमंडल तथा पृथ्वी को गर्म करने में कोई हाथ नहीं रहता है। वायुमंडल को, पृथ्वी को गर्म करने में कोई हाथ नहीं रहता है, या कोई रोल नहीं रहता है, या कोई योगदान नहीं रहता, कुछ नहीं रहता, हाथ, रोल, योगदान नहीं रहता है। शेष 65% से वायुमंडल द्वारा, शेष 65% द्वारा, शेष 65% भाग से, ठीक, वायुमंडल द्वारा जलवाष्प, बादल
65% से वायुमंडल द्वारा जलवाष्प, बादल, धूलकणों तथा कुछ अस्थायी गैसों या अस्थायी गैसों कर लीजिए तथा अस्थायी गैसों द्वारा चौदह प्रतिशत भाग का अवशोषण कर लिया जाता है। जलवाष्प है, भूकण है और क्या है? अस्थायी गैसें हैं, कुछ गैसें ही हैं और बादल। अच्छा, इसमें ऐसे कर सकते हैं आप, बादल और अस्थायी तथा अस्थायी गैस, कुछ अस्थायी गैसें, अस्थायी गैसें 14, मतलब इसमें से उनमें से जैसे टोटल तो कर रहा है ये 65%, ठीक है, लेकिन 65% में टोटल है, ठीक, ये टोटल 65% है। अब इस 65% में से 14% अस्थायी गैसें रिफ्लेक्ट करती है, ये कहने का यहाँ, ठीक है। टोटल अगर आप इसको हटा के देखेंगे तो ऐसे कहेंगे 65% का रिफ्लेक्शन ये करते हैं और 16% ये करते। अब इन 65% में से अस्थायी गैसें 14%, ठीक है, और 16%, तो ये कहने का है। चलिए, तो अस्थायी गैसों द्वारा 14% का अवशोषण कर लिया जाता है। इस प्रकार केवल अब 14% जो है अवशोषण इन गैसों के द्वारा कर लिया जाता है। सॉरी, इसमें से 14% का मैंने जो कहा ये टोटल का है। जलवाष्प, धूलकण, बादल और अस्थायी गैसों द्वारा 14% का अवशोषण कर लिया जा रहा है 65 में से। ये केवल अस्थायी गैस का नहीं है, ये टोटल का है। क्या ऐसे कर सकते हैं? यहाँ ऐसे इतने का क्या हो गया? 40%। यानी कि अब हम बात कर रहे हैं 65 को खत्म कर रहे हैं। 14% क्या जलवाष्प, धूलकण और बादल तथा अस्थायी गैसों द्वारा 14% का क्या कर दिया जा रहा है? अवशोषण कर लिया जा रहा है, ठीक है। अवशोषण जलवाष्प, बादल, धूलकणों का अवशोषण कर लिया जाता है, अस्थायी गैसों द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है। इस तरह केवल 51% ही, इस प्रकार केवल 51% ही पृथ्वी को प्राप्त होता है। कैसे 51% हो गया? 35% ये था, 14% ये हो गया, कितना हो गया? 49% हो गया। और 50 हो गया तो 100 में से 50 चला जाएगा, 51% हो जाएगा। 51% ही पृथ्वी को प्राप्त होता है, ठीक है। अब बात आ रही है इसकी, इसमें से 51%, ठीक, ऐसे फिगर बना लीजिएगा। सूर्य से आया 35% इस ऑब्जेक्ट के रूप में, मीडियोइड के रूप में चला गया। सूर्य से जो बाकी चीज बचा 65%, उस 65% में से 14%, ये लिख दे रहा हूँ, 40%, 14% जो हो गया वो क्या हो गया? जलवाष्प, धूलकण, अस्थायी गैसें और बादलों के द्वारा अवशोषित कर लिया गया। अब बचा 51% जो कि अब पृथ्वी को मिलेगा। लेकिन आपने बार बार सुना है, मैंने जिक्र किया कि ना तो लेगा ना तो देगा, लेकिन ये कहा है कि 51%। अब 51% का क्या होगा, कैसे होगा, उसको देख लेते हैं। इस तरह केवल 51% ही पृथ्वी को प्राप्त होता है, हो पाता है। इसमें अब जो 51% प्राप्त होता है उसकी बात कर रहा है। इसमें 34% भाग प्रत्यक्ष सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। 34% भाग सूर्य से प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होता है। सूर्य से प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होता है। कितने प्रतिशत भाई? 34% भाग सूर्य से प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होता है तथा शेष 17% भाग विसरित दिवा प्रकाश
दिवा प्रकाश द्वारा प्राप्त होता है। सूर्य से प्राप्त यही 51% उष्मा ही पृथ्वी की वास्तविक उष्मा बजट है। पृथ्वी का वास्तविक उष्मा पृथ्वी का वास्तविक उष्मा क्या है? 51 और 51% में से जो प्राप्त होता है यानी कि सूर्य को वास्तविक, ये इतना बात क्या होगा भाई, इसके ऊपर का 49% मिला ही नहीं, मतलब आया और गया, बाकी मिला क्या 51 में सूर्य से प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होता है सीधा डायरेक्ट से मिला, और बाकी जो है विस्तृत दिवा प्रकाश के रूप में मिला। अब विस्तृत दिवा प्रकाश से होगा जैसे सूर्य की किरणें आएंगी तो रिफ्लेक्ट होंगी, और रिफ्लेक्ट होंगी या उसके जो धूल कण है जैसे जलवाष्प है, जो धूल कण है उनको भी तो हीट कर देगा ये, तो वायुमंडल में जो रिफ्लेक्शन से जो उष्मा प्राप्त हो गई उसके विस्तृत दिवा प्रकाश यानी कि जब रोशनी पड़ती है तो फैल जाती है ना, सुबह के टाइम शाम के टाइम देखिए विस्तृत दिवा प्रकाश के कारण ही लाल रंग या पीला सूरज, इस तरह का सूरज का जो कलर दिखाई देता है सुबह में भोर में आप लोग देखते हैं वो कैसा रहता है भाई, सूरज भगवान दोपहर में तो कभी उस तरह से नहीं दिखाई देते हैं, शाम को और सुबह ही सूर्य की लालिमा दिखती है ना, सूर्य की कलाएं कब दिखती है? दोपहर में। कभी देखा है किसी ने? नहीं। क्यों? क्योंकि वही जो विस्तृत दिवा प्रकाश होता है उसी से ही सूर्य का कलर बनता है। तो रेनबो कलर आप देखते हैं जो बरसात वगैरह करने के बाद में अक्सर आकाश में रेनबो सा बना हुआ दिखाई देता है आपको, है ना, तो जो रेनबो बना हुआ दिखाई देता है वो विस्तृत दिवा प्रकाश का ही प्रतिफल होता है। और दूसरी चीज सबसे ज्यादा सुबह और शाम की जो लालिमा छाई रहती है या जो सूर्य का जो मनोरम जो कलर बन के आता है वो विस्तृत दिवा प्रकाश है, यानी कि सूर्य के प्रकाश का जो फैलाव है ना जिससे होता है वो कितना 17% उष्मा प्राप्त होती है विस्तृत दिवा प्रकाश से प्राप्त होती है, 34% प्रत्यक्ष रूप से सूर्य से प्राप्त होती है उष्मा। चलिए आगे देखते हैं। विस्तृत दिवा प्रकाश द्वारा प्राप्त होता है, सूर्य से प्राप्त यही 51% उष्मा ही, सूर्य से प्राप्त यही 51% उष्मा ही पृथ्वी की वास्तविक उष्मा बजट है। इसे न किसी रूप में इसे किसी न किसी रूप में सूर्य तथा वायुमंडल में वापस लौटा देना होता है। क्या मतलब आप समझे? फिर से मैं एक बार आपको रिकॉल कर दे रहा हूँ, अभी तक जो समझे हैं उसको ही दोबारा रिविजन कर लीजिए, जो नहीं समझ पाए वो दोबारा समझने का प्रयास करें। सूर्य से जो 100% उष्मा निकलती है भाइयों, वो 100% उष्मा जो है आपकी वो 49% उष्मा मिलती ही नहीं है, उसको 51% मिलती है। तो जो मिलेगी उसी को तो आप रिफ्लेक्ट करोगे, जो नहीं मिला वो भी रिफ्लेक्ट करोगे। जैसे आपके लिए 1 लाख रुपए आए, आपको मिले 51,000 रुपए, तो जो मिला वही तो आप खर्च करके रिफ्लेक्ट करके खत्म करोगे कि आप 1 लाख रुपए खर्च करोगे, आपको 49,000 रुपीज मिले ही नहीं। तो वही उष्मा बजट में 49 पृथ्वी को मिला ही नहीं मिला, में नहीं मिला, और 40% ये नहीं मिला, ठीक है। तो इस तरह से ये मिला ही नहीं आपको 49% उष्मा मिला 51, तो ये 51 को रिफ्लेक्ट करेंगे। क्यों रिफ्लेक्ट करेंगे आप? क्योंकि ना तो पृथ्वी उष्मा लेती है ना तो देती है। जब लेती देती नहीं है तो इसका मतलब इसको भी खत्म कर देना पड़ेगा। तो यानी 51 को हम करेंगे खर्च, समझ गए बच्चों कि हमें मिला 100% का 49% वापस चला गया, यानी 51 मिला। अब 51 को हम खर्च करेंगे, हैं? खर्च इसलिए करेंगे क्योंकि हम अगर नहीं खर्च करेंगे तो फिर तो अपराध हो जाएगा, तब तो उसमें बढ़ जाएगी। तो उसमें बढ़ाना नहीं, क्योंकि ना तो बढ़ता है ना तो घटता है। तो अब इसी का हम देखेंगे। तो रिफ्लेक्शन ये ध्यान रखिएगा कि
कि सूर्यातल मतलब पूछेगा डायरेक्ट क्वेश्चन आपको कितना परसेंट सूर्यातल का पृथ्वी ग्रहण करता है, 51% मतलब ग्रहण करता है मतलब प्राप्त होता है, 49% 51% कितना नहीं प्राप्त होता है 49%। और उसमें से पूछ लेगा कि जलवाष्प धूलकण या बादलों द्वारा कितने परसेंट रिफ्लेक्ट हो जाता है 40%। ऐसे क्वेश्चन में रहेगा आपको। या तो पूछेगा कि जो है वायुमंडल के संपीड़न द्वारा कितने परसेंट ऊष्मा जो है वायुमंडल में चली जाती है, ऐसे पूछ सकता है आपको। पूछ लेगा बादलों के परावर्तन से कितने परसेंट ऊष्मा रिफ्लेक्ट होती है, तो 27%। यानी सोच लो, आप इमेजिन करो 1/3 या आप उसको 1/4 अप्रॉक्स रख सकते हैं कि वो बादल ही हमको रिफ्लेक्ट कर देते हैं। 27% का मतलब लगभग यही हुआ ना। तो 25 मान लेते हैं, तो 25 1/4 हो जाएगा। और आप उसको 1/3 भी कर सकते हो, लेकिन आप 1/4 ही मानो कि मतलब बादल रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब देखो बादलों का रोल अब यहाँ देखेंगे तो धूलकण बादल यहाँ भी है, 14% वाले में भी है, और यहाँ रिफ्लेक्शन यानी कि एक तो आया बादल में वहीं से रिफ्लेक्ट हो गया, दूसरा बादल अवशोषित कर दिया, तो लगभग करीब 30% हिस्सा तो लगभग करीब में हो जाएगा ना, 30 से प्लस ही जाएगा, क्योंकि 14 में बादलों का रोल कितने परसेंट है, ये कुछ होगा 1%। ठीक है, तो कुल मिला के कहानी यही है कि बादलों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। 30% तो अवशोषित करता है, रिफ्लेक्ट करता है, ऐसे आप दिमाग में रख सके, कुछ अवशोषित कर लेता है और कुछ रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन का परसेंट 27% है, अवशोषण का परसेंट 5-6% अवशोषित भी करके रख लेता है अपने पास। ठीक है, और जो कि पृथ्वी को नहीं मिलेगा ना, वो तो बादल ऊपर है तो बादल में रह जाता है, तो ये बात थोड़ी सी ध्यान रखनी है। फिर इसके बाद पृथ्वी की सतह का पूछेगा एग्जाम में क्वेश्चन, कितनी परसेंट ऊष्मा का जो है परावर्तन हो जाता है, तो 2% परावर्तन हो जाता है, तो सारे तक आपसे याद रखिएगा, पूछेंगे चलिए देखिए आगे। तो अब एग्जाम कुछ हम लोग खर्च कर लेते हैं, आगे खर्च करते हैं। तो मैंने बोला था किसी न किसी रूप में शून्य तथा वायुमंडल में वापस लौटा देना होता है, जिससे पृथ्वी का औसत वार्षिक तापमान जिससे पृथ्वी का औसत वार्षिक तापमान सामान्य बना रहे, सामान्य रहेगा, सामान्य बना रहे। अब देखिए इसमें क्या है, मैंने बताया इतना आपको मिलता है। एक बात यहाँ लिखा है कि पृथ्वी की सतह से परावर्तन हो जाता है। एक होता है ना, जैसे आया वायुमंडल में, आपने देखा यहाँ पर वायुमंडल के परावर्तन ही वायुमंडल में आया और वहीं से चला गया, वायुमंडल में घुसा नहीं। यहाँ देखिए बादलों में घुसा नहीं, बादलों से परावर्तित 27% है, और यहाँ पर बादलों का संख्या बादलों में अवशोषित हो गया है। बात ध्यान रखिएगा। अब यहाँ मैं लिखाने जा रहा हूँ आपको कि यहाँ बादलों का परावर्तन जैसे था और बादलों का अवशोषण है, बादल जो अवशोषित, उसी तरह से अब ये 51% जो होगा, तो जो सूर्य की किरणें आती हैं पृथ्वी को जो प्राप्त होती हैं वो लघु तरंगों के रूप में होती है, और जब किरणें उसे टकरा करके वापस जाती है तो दीर्घ तरंगों के रूप में होती है। तो जब सूर्य की किरणें आती हैं धरातल पर और टकराती हैं, तो इनसे टकराने के बाद 34% का जो हिस्सा है, तो सॉरी 23%, टकराने के बाद 23% यानी धरातल से ऐसे आएंगी, टकराएंगी, और जैसे टकराएंगी तो लघु तरंग के रूप में होंगी, और टकराने के बाद ये दीर्घ तरंग के रूप में हो जाती है, कैसे दीर्घ तरंग। जब रिफ्लेक्ट हो जाता है, टकरा के रिफ्लेक्ट होता है तो दीर्घ तरंग के रूप में हो जाता है, और ये 23% भाग रिफ्लेक्ट हो जाता है, मतलब दीर्घ तरंगों के रूप में परावर्तित हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पृथ्वी की औसत वार्षिक तापमान सामान्य रहे,
23% भाग लिख लीजिए आगे। 23% भाग धरातल से दीर्घ तरंग के रूप में, 23% भाग धरातल से दीर्घ तरंगों के रूप में 23% भाग धरातल से दीर्घ तरंग के रूप में विकिरण हो जाता है। 23% भाग दीर्घ तरंग के रूप में विकिरण हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब सूर्य की किरणें आती हैं तो लघु तरंग के रूप में आती हैं, जब रिफ्लेक्ट होती हैं तो दीर्घ तरंग के रूप में। तो 23% तो वापस चला जाता है, ठीक। फिर इसके बाद क्या हो रहा है, बाकी से 17% का क्या होगा, विकिरण हो जाती है। इसका 17% भाग अब 23% का बता रहा है बेटा, 23% का आती है, टकराती है, आई कितनी हमारे पास, ये आई टोटल 51%, ठीक है। 23% इसका रिफ्लेक्ट होगा, 23% रिफ्लेक्ट होगा दीर्घ तरंग के रूप में, मैंने भी बताया दीर्घ तरंग के रूप में रिफ्लेक्ट होगा। अब इस 23 का क्लासिफिकेशन होगा, इस 23 का किस रूप में हो रहा है, इसका 17% भाग सीधे शून्य में चला जाता है, 23% भाग सीधे शून्य में चला जाता है, सीधे शून्य में चला जाता है। अब बचेगा कितना, 6। शेष 6% हिस्सा वायुमंडल को गर्म करेगा, रिफ्लेक्ट होगा। शेष 6% भाग प्रभावी विकिरण के रूप में, शेष 6% भाग प्रभावी विकिरण के रूप में वायुमंडल को गर्म करता है। शून्य में चला जाएगा, 17% भाग शून्य में चला जाएगा और 6% भाग क्या हो जाएगा, वायुमंडल को गर्म करने में खर्च हो जाएगा। तो इस तरह से 17 और 6% मिला करके 23% होगा। 23% क्या हुआ, ये क्या हुआ, दीर्घ तरंग के रूप में रिफ्लेक्ट हो गया, आया, टकराया और चला गया, 23%, ठीक है। कितने में से, शून्य मतलब यानी कि अंतरिक्ष में चला गया, शून्य मतलब अंतरिक्ष में चला गया, वो वापस चला गया, रिफ्लेक्ट हो गया, बाहर चला गया, वायुमंडल को नहीं मिला, वायुमंडल को गर्म तो यही कर रहा है। देखिए वायुमंडल के बाद तो अंतरिक्ष आपका अनंत है ना, अंतरिक्ष है, शून्य है, शून्य का मतलब वही अंतरिक्ष में कह सकते हैं, इसको शून्य में कहिए, अनंत में कहिए, अनंत में चला जाता है, शून्य में चला जाएगा, कहीं वायुमंडल से बाहर निकल गया हमारे। वायुमंडल को सिर्फ इस 23% में से 6% वायुमंडल को गर्म करेगा, इसी नाते वायुमंडल का हिस्सा गर्म महसूस होता है। पृथ्वी नहीं गर्म हो रही है, वायुमंडल गर्म हो रहा है, ठीक है, रिफ्लेक्ट, ठीक। आइए आगे देखते हैं। तो 6% भाग प्रभावी विकिरण के रूप में वायुमंडल को गर्म करता है। धरातल से, आगे लिखिएगा, धरातल से 9%, धरातल से 9% उष्मा विक्षोभ तथा संवहन के रूप में, धरातल से 9% उष्मा विक्षोभ तथा संवहन के रूप में खर्च हो जाता है। देखिए अब हमको करना है, ये काम बताया हमने से खर्च करना है। 23 हम लोगों ने खर्च कर लिया, 9% और खर्च कर लिया विक्षोभ और संवहन के द्वारा, बचा कितना, 23 9 32, और 32 में से अगर आप काम बता देंगे कितना बचेगा, 19%। अब 19% खर्च कर लें, कहानी खत्म हो गई। चलिए अभी वाले रिकॉर्ड करा देंगे आपको। तथा शेष 19% उष्मा, तथा शेष 19% उष्मा
वाष्पीकरण में खर्च हो जाती है। 19% ऊष्मा इसको वाष्पीकरण यानी पानी को गर्म करके भाप बना देना, स्टीम बना देना, है ना। तो उससे फिर होगा उसका इम्पैक्ट, वर्षा वगैरह होगी, ये सब चीजें होगी। अभी बार पढ़ रहे हैं ऊष्मा का बजट। तो देख लो भैया, हो गया कहानी खत्म। आए और गए, एक बार देख लेते हैं फिर से। चलो सेंटेंस पूरा कर लें, तब तक बात कर लेते हैं। 19% ऊष्मा वाष्पीकरण में खर्च हो जाती है। इस प्रकार धरातल से 51% ऊष्मा विकिरण हो जाता है। देख लीजिए, समझ लीजिए। आया 100%, मिला 2%, है ना। सब आया क्या कहता है, ये याद हो जाना चाहिए दोस्तों। याद नहीं जल्दी होता, किसी को याद हो जाए, मुझे लगता है कि काफी हद तक आप समझ गए होंगे। अब ज्यादा इसका किस्सा कहानी है भाई। 49 मिनट का ही नहीं है, पढ़ाओ महीने बाद इंस्टीट्यूट खुल रहा है। बहुत लग रहा है कि बहुत दिनों बाद आप मिल रहे हैं ना। लग रहा है कि इतना जाना पहचाना है आपको, पुराना दोस्ताना है। तो 49% दोस्तों आता ही नहीं है। कहाँ? वायुमंडल में, या कहीं धरातल वायुमंडल की वायुमंडल का आता है। 49% का जो रोल है वो आने का नहीं है। उन 49 में से आपका 35% जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, आता है जाता है, आता है रिफ्लेक्ट हो जाता है। और ये देखिए, एक सब ध्यान रखिएगा, मैं जो निकाल कर रहा हूं। एक तो आता है जाता है, 49% में से 35% आता है जाता है। किसी से टकराता है, सरफेस से, किसके टकराने से? वायुमंडल के प्रकीर्णन से। वायुमंडल से टकराएगा, 6% चला गया। बादलों से टकराया, 27% चला गया। पृथ्वी के सरफेस से टकराया, 2% चला गया। ये तो बिल्कुल आया और गया, गए चले आए, है ना। बाउंड्री को छू करके चले आए। 14% गर्म कर दिया उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को। इन ऑब्जेक्ट्स को, यही जो ऑब्जेक्ट है आपका जलवाष्प, धूमकण, जो कि वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में है। अस्थायी गैसें यही अवशोषित कर ली, कितना? 40%। ठीक, तो इससे हमारा 49% बना 51%। 1% धरातल को मिला, और जो 51% मिला उसमें से 34% क्या है? सूर्य से प्रत्यक्ष रूप से मिला, और 17% जैसे दिवा प्रकाश से मिला। तो पूछेगा एग्जाम में कि सूर्य से कितने % ऊष्मा डायरेक्टली मिलती है? 34%। डायरेक्ट किस मतलब पूछेगा कि सूर्य का 100%, जैसे मान लो ऐसे कोई क्वेश्चन बना के दे और कहे सूर्य का 100% जो ऊष्मा निकलती है वो कितने % सूर्य से डायरेक्टली मिलती है पृथ्वी को? तो सिर्फ 34%, क्योंकि लघु तरंगों के रूप में यही सीधे मिलता है। बाकी तो उससे और ऑब्जेक्ट के माध्यम से मिलता है ना। तो 34% मिलेगा, और बाकी 17% जो बचता है वो विस्तृत दिवा प्रकाश से, रिफ्लेक्शन के, सूर्य के रिफ्लेक्शन से प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये जो 23% 34% है, इसका फिर बजट देखें, और इन मतलब यानी कि मिला के 34 और 17 मिला के 51% का खर्च करने की बात करें। बस ये थोड़ा यहाँ पर ध्यान क्या देना है, ये तो आप समझ गए। 49-51 में समझना क्या है, 34 और 17 का विषय समझना है। 34 लघु तरंग के रूप में डायरेक्ट मिल रहा है, 17 जो आपको मिल रहा है वो विस्तृत दिवा प्रकाश से मिल रहा है। अब ये 34, 17, 51 हो गए हैं। 34, 17, 51 जो हुए, अब 51 को खर्च करना है। तो 23% खर्च हो जाता है दीर्घ तरंग के रूप में, रिफ्लेक्ट हो जाता है। 23% दीर्घ तरंग के रूप में रिफ्लेक्ट हो जाता है। 9% जो है ऊष्मा विक्षोभीय संवहन द्वारा चला जाता है, और 19% वाष्पीकरण में खर्च होता है। ठीक, और यही जो 23% दीर्घ तरंग के रूप में रिफ्लेक्ट होता है, इसमें 23 का 17% शून्य में चला जाता है, और बाकी का 6% जो बचता है वो वायुमंडल को गर्म करने में खर्च होता है। यानी कि देखिए, बादल, धूलकण, जलवाष्प, इनको गर्म करने में 14%, और वायुमंडल को गर्म करने में 6%। तो 14 और 6 20%। 20% लगभग वायुमंडल और हमारे बादल, धूलकण, जलवाष्प ये गर्मी लिए रहते हैं। यही हुआ ना।
यही 20% हुए। क्यों? क्योंकि देखो बेटा ये वायुमंडल को गर्म करने खर्च हो रहा है और वायुमंडल का ऑब्जेक्ट ये भी तो है। तो 16 ये सॉरी 14 ये और 6 ये 20। समझ रहे? तो कभी क्वेश्चन पूछ रहे वायुमंडल में कितने % ऊष्मा बनी रहती है, तो वायुमंडल का यह भी हिस्सा है और वायुमंडल का यह भी हिस्सा है। तो आपको क्वेश्चन बताएगा तो आपको बता देना होगा ये चीजें। तो मुझे लगता है ये बात थोड़ी समझ में आ गई होगी आप लोगों को। तो रिफ्लेक्शन का क्या है? बस ये जानिए 23%, 9%, 19%। 23, 9 और 19 यही तो है। 51 कैसे खर्च होता है? ऐसे याद कर लीजिए 23, 19, 9, 23, 19, 9। ठीक, ये 23 खर्च हो रहा है, 19 खर्च हो रहा है, 9 खर्च हो रहा है। 19% जलवाष्प गर्म करने में, स्टीम बनाने में, भाप बनाने में, जलवाष्प बनाने में। और आप जानते हैं कि भूमध्य रेखा से विषुवत रेखा के बीच में या पूरे वायुमंडल में 4% जलवाष्प बना रहता है, अधिकतम 4%, 1% के 4% बना रहता है। तो जो 4% का जो रेशियो बनता है वाष्पीकरण का, ये वाष्पीकरण वाले ऊष्मा से ही बन पाता है। तो 19% वाष्पीकरण, 9% जो विक्षोभ और संवहन वाला, ठीक, और 3% निर्विकरण के वाला। ये है ऊष्मा का बजट। एक बार इसको जरूर फोटो खींच लीजिएगा, दिमाग में फोटो खींच के रख लीजिएगा, जिससे कि आपका काम बहुत अच्छे से हो जाए। थोड़ा सा आगे देखते हैं। आया कुछ समझ भाई लोग? जी वायुमंडल में 66% जाएगी ना, 17 कौन सा? ये कितना हुआ? क्या होना? ये क्या हुआ? ये तो आ रहा है। क्या दिक्कत है बताइए? 49 मिली नहीं रहा है ना, 49 वायु का। हाँ 49 नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, 49 आ ही नहीं रहा है। ये 17% भी नहीं आ रहा है। हाँ आप सब कुछ विषय ये तो मिल रहा है ना, विषय ये मिल रहा है, ये आ नहीं रहा है, ये तो मिल रहा है ना यार। रिफ्लेक्शन, जैसे अब आप गर्मी यहाँ ले रहे हो, कोई लोहा आपने रखा, लोहा गर्मी दे रहा है, लोहा के ऑब्जेक्ट यहाँ तक गर्मी फैल गई, तो विसरित दीवा प्रकाश हो गया ना वो। मान लो आपने रखा, अब उसकी रोशनी से बल्ब जलाते हो, यहाँ पर रोशनी वहां तक छाया जाती है आपकी। समझ रहे हैं बात को? तो वो चीज हो जाएगी। वो आपके अपने पर डिपेंड करता है आप कैसे समझना चाहते हैं। और इसमें कोई उलट फेर मत करिएगा, आप जो भी समझना चाहें समझ सकते हैं। जो भी आपको क्वेश्चन बना के पूछेगा, घुमा के पूछेगा, सारी चीजें यही है। 49 मिलता नहीं है। कैसे नहीं मिलता है? क्योंकि विकिरण हो जाता है उसका 35% का, 14% का क्या होता है? अवशोषण हो जाता है, 49 बन जाता है, 51 आता है। 51 में से 23% जो है दीर्घ तरंगों के रूप में रिफ्लेक्ट हो जाता है, और दीर्घ तरंगों में से जो 23 का 17% शून्य में चला जाता है, 6% वायुमंडल को गर्म कर देता है, 9% का क्या हो जाता है? विक्षोभ और संवहन में खर्च हो जाता है, 19% वाष्पीकरण में खर्च हो जाता है। बस इतना सा हिसाब किताब, इतना दिमाग में रखिएगा। अब थोड़ा तापमान के बारे में देखिए, वायुमंडल का तापमान, वायु का तापमान भी देख लिया जाए। और ये सब तो आपको पता होगा, दिन में कब तापमान सबसे ज्यादा चलता है, 2 से 4 के बीच में मिलता है ना। और सबसे कम तापमान कब मिलता है? सुबह में 4 से 5 के बीच। चलिए इसको छोड़ दीजिए। अगर ये तापमान का प्रतिलोमन या व्युत्क्रमण, ये अच्छा है, तो जो 2 ताप परिवर्तन दर हम लोग देखेंगे, ठीक रहेगा। तापमान का प्रतिलोमन या व्युत्क्रमण, तापमान का प्रतिलोमन एवं व्युत्क्रमण, प्रतिलोमन एवं व्युत्क्रमण, ये क्या चीज होती है? थोड़ा सा इसमें देख लीजिए। क्लास हम लोग की आज की मालूम करें। ऐसी विकिरण विपरीत तापीय दशा, ऐसी विपरीत तापीय दशा, ये समझ में आ गया ना आप लोगों को? एक दो बार देख लीजिएगा और कॉन्फिडेंस के साथ बताइएगा। अपने दोस्तों को, सहपाठियों को बताते रहिएगा कि ऊष्मा का ऐसे होता है, ये पूरा बैलेंस है। पृथ्वी ऊष्मा न लेती है, न देती है, क्या क्या बैलेंस होता है ये आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। एक दो बार रिविजन कर लेंगे, थोड़ा कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा। तो
मज़ा आ जाएगा, है। और मैं जब पूछूंगा, आप इच्छा करता हूँ कि 2-3 दिनों में क्लास में कुछ पूछूंगा जिस दिन मुझे मौका मिलेगा, और 100% ऐसे ही जवाब आप देंगे जैसा कि आज आप लोगों ने पढ़ा है। इसमें कोई फेरबदल बाद में करेंगे आप। जो जवाब मैं पूछूंगा तो आप सीधा बताएंगे साहब ऐसा है, 100 क्वेश्चन में से 35 ये जाता है, 35 में से क्या क्लासिफिकेशन वो बताएंगे आप। इसके बाद का जो क्लासिफिकेशन 65 का उसका क्लासिफिकेशन आपको बताएंगे, और बिल्कुल ऐसी चीज बताएंगे वो जब अपना उसमें बाद में अपना तरीका लगाइएगा जिससे हमको समझ में आ जाए, ठीक है। फिर इसके बाद अपने समझ लीजिए, सब लोग बताएंगे ना? यस सर। वादा है? यस सर। बहुत अच्छी। ऐसी विपरीत तापीय दशा जिसमें वायु की ठंडी परतें नीचे तथा उष्ण परतें ऊपर पाई जाती हैं। ठंडी परतें नीचे तथा उष्ण परतें ऊपर पाई जाती हैं। प्रतिलोमन, तापमान का प्रतिलोमन या विरुद्धक्रमण। मैं एक बात थोड़ा संक्षेप में बता दूंगा, चलिए आज जान। आप ये बताइए क्षोभ मंडल में कैसा व्यवहार होता है? क्षोभ मंडल के वायुमंडल का व्यवहार कैसा है? घटनाएं होती है। चलिए और कोई व्यवहार बताइए। बुद्धि पे आ गया, यानी 165 मीटर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घट जाएगा। इसी क्रम में जाएंगे लगभग 1 किलोमीटर तो 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा। इसका मतलब वायुमंडल में ऊपर जाने पर तापमान में रह सकता है, कम होता है। लेकिन कभी ऐसा डिस्टर्बेंस बदल जाए कि ये कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाए। कंटिन्यूटी मतलब क्या, जैसे हम मान लो 1 किलोमीटर पे यहाँ पे हैं तो तापमान यहाँ से 1 किलोमीटर आने पे 6.5 डिग्री घटा, फिर यहाँ पहुंचे दूसरे किलोमीटर पे, मान लो यहाँ 2 किलोमीटर हम आ गए ऊंचाई मान लो एवरेज में, तो हमारा इससे क्या हो गया 13 डिग्री सेल्सियस घट गया टेम्परेचर। फिर तीसरा किलोमीटर मान लो मेरी कैप का ये साइज है, तो इसमें क्या होगा 6 दूनी के 12 और लगभग 13, 13.5, 14 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घट गया। लेकिन कभी ऐसा हो जाए कि ये घटने का क्रम बीच में रुक जाए कि यहाँ पर जैसे मान लो यहाँ पर 20 डिग्री सेल्सियस था, यहाँ पर आया 10 डिग्री हुआ, यहाँ पर 5 डिग्री हुआ, अब फिर यहाँ पे 10 डिग्री हो जाए तो डिस्टर्बेंस हो गया ना। कंटिन्यूटी बननी चाहिए, घटने वाला क्रम बनना चाहिए ना कि 20 से 10, 5, 8, 7 इस तरह से क्रम चलना चाहिए। लेकिन बीच में अवरोध आ जाए, ये कंटिन्यूटी घटने के बदले एक जगह कहीं रुक जाए या बढ़ जाए। समझ गए बात को? तापमान जा रहे हो, यहाँ पर मान लेते हैं 20 डिग्री, तो इसके ऊपर जाना चाहिए 10 होना चाहिए, इसके ऊपर क्या 5 होना चाहिए, इसके ऊपर क्या 1 होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। लेकिन मान लो 10 वाले के बाद यहाँ बीच में 15 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो यही जो 15 डिग्री सेल्सियस हो गया, ये क्या हो गया तापमान का प्रतिलोमन या विरुद्धक्रमण। जैसे धरातल से 1 किलोमीटर की ऊंचाई पे जाने पर 6 डिग्री टेम्परेचर घटना चाहिए, मान लो 6 घटा, 1 किलोमीटर जाने पे घटा, लेकिन 1.5 या दूसरे किलोमीटर पे जाने पर तापमान बढ़ गया या बढ़ने लगा कुछ दूरी तक, तो कुछ दूरी तक जो भी 500, 400, 1 किलोमीटर जो भी दूरी में जो डिस्टर्बेंस आ गया वही क्या हो गया विरुद्धक्रमण हो गया, उल्टा हो गया। होना चाहिए था क्या क्षोभमंडल में ऊपर जाने पर तापमान घटना चाहिए था, लेकिन ये तो बढ़ गया। जो यही बढ़ गया यही प्रतिलोमन कहलाता है या विरुद्धक्रमण कहलाता है। क्लियर हो गया? यही बात जब हम लोग पढ़ेंगे कैसे होता है, क्यों होता है और इसका क्या इम्पैक्ट आता है, ये जानेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग ये देखेंगे ऊर्ध्वोष्ण ताप परिवर्तन दर, एडियाबेटिक इफेक्ट देखेंगे, तमाम सारी चीजें देखेंगे जो कि आगे का सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए उम्मीद करता हूँ थोड़ा बहुत समझ आया होगा। चलिए धन्यवाद।